आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट का पृष्ठभूमि। मतलब रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है। तो 1917 के दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं। 1917 के दिसंबर तक भारत की पृष्ठभूमि क्या है। भारत के अंदर में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है और इसमें क्या होता है कि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। दोनों एक मंच पर आ गए और अंग्रेज़ चाहते नहीं थे कि मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच गठबंधन हो और एक हो जाए। अंग्रेज़ हमेशा चाहते थे कि बाँटो और राज करो। और दूसरी तरफ क्या हो गई कि नरम दल और गरम दल एक एक हो गए। तिलक जेल से बाहर आए थे और तब नरम दल और गरम दल एक हो गया। भारत के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना पखर रही थी। मतलब राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी भारतीयों के अंदर। और चौथी बात होती है गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो सफल हो गया। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को पच नहीं रही थी। और अंग्रेज़ कभी भी यही चाहते थे कि भारत पर 200 साल तक शासन करे। और इन ये चार बातें ये पता चलता है कि भारतीय एक हो रहे हैं। इन चार बातों से यह पता चलता है कि भारतीय एक हो रहे हैं और अंग्रेज़ों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है। इस परिस्थिति में भारत के वायसराय क्या कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, भारत को किस तरह से फिर से कंट्रोल किया जाए और जिन चार कारणों से एक हुए हैं उनको तोड़कर कैसे फिर से भारत को कंट्रोल किया जाए। वैसी परिस्थिति के अंदर में भारत के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वह ऐसा ही सोचेंगे। फिर जो है वायसराय चेम्सफोर्ड जो है इनको एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफ़ी असंतोष और भारतीयों के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही है। तो भारत में जो लोग छिपे हुए थे वो निकल निकल के एकत्रित हो रहे थे। और किस तरह से भारत में गतिविधियां बढ़ रही है, जैसे आईएनसी और मुस्लिम लीग एक हो गए और नरम दल गरम दल एक हो गए। और इसका स्वरूप क्या है, इनका विस्तार क्या है, इनको जाने और रोकने का उपाय बताएं। तो इन्होंने देखा कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है। तो एक सीडिशियन कमेटी का गठन किया और इसके अध्यक्षता की सर सिडनी रॉलेट, जो हाई कोर्ट के जज थे लंदन में। और भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन कर उन्हें रोकने का सुझाव चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी को भारत बुलाया और कहा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उसको समझे और अध्ययन करे, उनके रोकने का सुझाव दें। चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी को से कहा। तो सर सिडनी रॉलेट भारत आते हैं और भारत में घूम घूम कर जांच करते हैं और क्रांतिकारियों की जांच पड़ताल करते हैं। और उसके बाद ये अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं तो इसका इस रिपोर्ट का भारत में पुरजोर विरोध होता है, लेकिन अंततः इस रिपोर्ट को पारित कर दिया जाता है। और इस रिपोर्ट का नाम होता है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 1919, द अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट होता है। ठीक है। तो इस अधिनियम को एक और नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट, क्योंकि इस अधिनियम को सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था, इसलिए इसे प्यार से हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि जब यह विधेयक पारित हो जाता है
और इसका भरपूर विरोध होता है, क्योंकि विधेयक में कुछ ऐसी बातें थी जैसे इस कानून के मुताबिक अंग्रेज जब चाहे किसी भी भारतीय पर मुकदमा कर जेल भेज सकते हैं। और भारतीयों में इसका विरोध होने लगा और लोगों ने इसका एक अलग नाम दिया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून, और एक काला कानून। मतलब कि जो अंग्रेज थे वो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 वर्षों तक जेल भेज सकते हैं, बिना वारंट के, बिना अनुमति के। अतः बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि रातों रात कानून बना और जब चाहे अंग्रेज शक के आधार पर पकड़ सकते हैं। तो मतलब जज साहब के सामने इस कानून का मतलब था कि इसमें जज साहब के सामने उपस्थित होने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। 2 साल तक आपको कोर्ट भी नहीं जाने जा सकते हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में गांधी जी ने एक कथन कहा था कि यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी एवं आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। तब और पूरे भारत भी इसका विरोध करेंगे। और विरोध करने के लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया। उस सभा का नाम था सत्याग्रह सभा। और जी ने सत्याग्रह सभा में उन्होंने कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। और सत्याग्रह सभा का गठन महात्मा गांधी ने किया, और गांधी चाहते थे कि हम अखिल भारतीय स्तर पर रॉलेट एक्ट का विरोध करें। और सत्याग्रह सभा के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे, और उनके सत्याग्रह सभा के सदस्य जो थे शंकर लाल बंकर थे, जमुना लाल बजाज थे, और उमर सोमानी थे, और बीजी हार्निमन थे। और रॉलेट एक्ट का विरोध भारत में जो है रॉलेट का पूरा भारत में विरोध करेंगे। जो विरोध कर रहे हैं उनमें 3 संस्थाओं का उपयोग होगा। पहला जो है होम रूल लीग, एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो 200 ब्रांच था उसका, और तिलक का भी होम का 6 ब्रांच के लोग शामिल होंगे। और इस्लामिक समूह जो खिलाफत आंदोलनकारी थे वो भी विरोध में शामिल हो गए रॉलेट एक्ट के। और तीसरा था सत्याग्रह सभा। और ये जो सत्याग्रह सभा के लोग हैं ये अखिल भारतीय स्तर पर रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। तब जाकर इसका डेट निकला कि पहला विरोध होगा 30 मार्च 1919। ठीक है, 30 मार्च 1919 को पहला विरोध होगा। ठीक है, तो 30 मार्च का जो विरोध था वो शहरों तक था। शहरों में विरोध हो रहा था, जैसे दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बम्बे, लाहौर, पंजाब इत्यादि। और दिल्ली से इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। और यह विरोध शहरों में तो सफल हुआ। और जो दूसरा विरोध था वो 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हुआ। संपूर्ण भारत कहने का मतलब है कि यह भारत के गांव-गांव में विरोध करने का प्लान किया गया। 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में करने का प्रयास किया गया। आंदोलन का अंग था लोग जगह जगह हड़ताल कर रहे थे, कहीं फैक्ट्रियों में तो कहीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिर क्या होता है, अंततः यह विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। उसी बीच में एक घटना होती है, जिस घटना का नाम होता है जलियांवाला नरसंहार। इसका पृष्ठभूमि क्या था जलियांवाला नरसंहार का? इसका पृष्ठभूमि था कि पूरे भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है। इसी टाइम पीरियड पे रॉलेट एक्ट का द्वितीय चरण की शुरुआत होती है 6 अप्रैल को। और पंजाब के अंदर में रॉलेट एक्ट के विरोध में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा था।
और 19 अप्रैल 1919 को एम.के. गांधी को ये पता चला कि पंजाब में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लोग जो हैं सड़क पर खूब उतरे हुए हैं और खूब नारे लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर महात्मा गांधी को खबर मिलती है, तो 6 अप्रैल को शुरू हुआ, तो 9 अप्रैल को एक घटना होती है। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। गांधी इस टाइम पीरियड में दिल्ली में रहते हैं, और जब गांधी को खबर मिलती है पंजाब के अंदर में खूब बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो गांधी पंजाब जाने की तैयारी करते हैं और गांधी ट्रेन से पंजाब जाना चाहते हैं, और गांधी को हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बॉम्बे भेजा गया। पंजाब में बैठक चल रही थी बैसाखी पर्व के दिन कि 13 अप्रैल को अहिंसक तरीके से अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान में एकत्रित होकर गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, और गलती से यह खबर अंग्रेजों को लीक हो गई कि ये लोग 13 अप्रैल को बैठक करने वाले हैं, और अंग्रेज एक दिन पहले पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं, और लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं चलता है। और 13 तारीख को जालियांवाला बाग मैदान में 1940 लंदन जाकर माइकल, हाँ, और जो है 13 अप्रैल 1919 को ये जो पूरा मैदान है, इस मैदान में ये जो था इसी गेट से जाना था, इसी गेट से आना था। इसी मैदान की खूबी यही थी कि एक गेट से लोग अंदर जाते और एक गेट से लोग अंदर बाहर आते थे, और इस मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। बैसाखी का त्यौहार था, और सैन्य कमांडर रेनिक ओडायर और गवर्नर थे माइकल ओडायर। तो गवर्नर ने कमांडर को आदेश दिया कि ये गवर्नर 150 सैनिकों के साथ थे। ने 150 सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, और गोली चलाने की वजह से 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। और इस नरसंहार की जांच की मांग हुई और हंटर कमीशन का गठन हुआ। हंटर कमीशन 1919 में 8 सदस्यों का गठन हुआ, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, जिसमें चिमन लाल सिलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत लाल। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि डायर ने ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बल का प्रयोग किया है, इसलिए सजा के तौर पर इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। हंटर कमीशन की इस रिपोर्ट से गांधी ने कहा, यह पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है। और इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया। CF एंड्रू ने कहा जानबूझकर की गई हत्या है। ये समाप्त हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड।